कोविड में केस ट्रेसिंग और उपचार पर ध्यान केंद्रित करे राज्य, पीएम की सभी राज्यों को सलाह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस जवानों को बांटे ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कहा स्वास्थ्य निगरानी में मिलेगी मदद। 9वें सिख गुरु की 400वीं जयंती पर साल भर होंगे आयोजन, उच्च स्तरीय बैठक में बोले पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हो रही भर्तियों में धांधली, एसएफआई ने लगाया आरोप। एसपी शिमला ने जिला पुलिस को दिए कड़े निर्देश, कम हो केस पेंडेंसी। और हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म में सिटिंग जज की देखरेख में दोबारा उठी जांच की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य से परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के अलावा ट्रेसिंग और उपचार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने टीकाकरण बढ़ाने और वैक्सीन का न्यूनतम अपव्यय सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और बैठक का संचालन किया। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन की प्रतिदिन 31 लाख डोज प्रदान कर रहा है, जो कि अमेरिका से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस माह की 5 तारीख को ही एक दिन में ही 43 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब टेस्टिंग भी बढ़ चुकी है। इससे प्रदेश सरकार की चिंता वाजिब है। प्रदेश में कोरोना की वर्तमान क्या स्थिति है, इस पर अधिकारियों ने जानकारी प्रदान की। हिमाचल से इस चर्चा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी मौजूद रहे। उन्होंने हिमाचल में कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कोविड काल में पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, इसके लिए एसबीआई की ओर से हिमाचल पुलिस को ब्लड प्रेशर मॉनिटर दिए गए। एसबीआई की ओर से ये मॉनिटर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस को बांटे। भारतीय स्टेट बैंक ने 392 रक्तचाप मॉनिटर प्रदान किए हैं, जो सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस बटालियनों को प्रदान किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन द्वारा कोविड काल में पुलिस को ब्लड प्रेशर मॉनिटर देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एसबीआई प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा, इससे पुलिस कर्मियों को अपने रक्तचाप की निगरानी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को अलग अलग तरह के वातावरण और विषम परिस्थितियों में भी काम करना होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि वे अपना यथोचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने पुलिस बल को ब्लड शुगर निगरानी और तौल यानी वेइंग मशीन प्रदान करने के लिए भी सहमति की है, जो पुलिस थानों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सभी उपकरण पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से फिट रखने के अलावा उनके स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में भी मदद करेंगे। अलग अलग जगह जाना, अलग अलग हालात में रहना, इस प्रकार से आपका काम रहता है। और मैं समझता हूँ कि एसबीआई की ओर से एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव इस तरह से लिया गया, जो पुलिस विभाग के हमारे लोगों के लिए हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, पर्टिकुलरली जो बीपी चेक करने के लिए जो मशीन दी गई, और डिजिटल मशीन है और उसमें सीधा बटन दबा करके आसानी से ब्लड प्रेशर मापा जा सकता है। तो एक समझता हूँ कि भी बहुत अच्छी एक सुविधा ये पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए ये उपलब्ध हुई है। तो इसलिए फिट रहना बहुत आवश्यक है, मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा। तो ये एक अच्छी सुविधा रहेगी। कम से कम आप अपने आप को मॉनिटर करने के लिए, तबीयत खराब है तो अगर बीपी ऑपरेटर से आप बीपी चेक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आप ही उसको चेक कर पाएंगे कि भाई आपकी तबीयत बीपी के कारण जो है वो खराब तो नहीं है, यानी कि तबीयत में आवश्यकता है। कुछ जगह ये सुविधा होती है, लेकिन जब रिमोट में आप ड्यूटी में होते हैं, काम में होते हैं, तो वहाँ पर ये सारी सुविधा नहीं होती हैं। तो इसलिए आप स्वस्थ रहें, अच्छा काम कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। और आपको ऐसे भी हमको कोविड के इस दौर में फ्रंटलाइन वर्कर के नाते आप काम करते हैं, सबसे पहले
तो हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में जो आगे सारे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए हमको कहीं कहना होता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ही उसमें सबसे आगे जो आकर के काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती प्रकाश पर्व मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हों। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं। इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर साल भर आयोजन होने चाहिए और हमें विश्व में भी अधिकतम लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। सिख परंपरा से जुड़े तीर्थ स्थान और श्रद्धा स्थल इन गतिविधियों को और ऊर्जा देंगे। इस पूरे आयोजन में हमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शिक्षा के साथ ही समूची गुरु परंपरा को भी विश्व तक लेकर जाना चाहिए। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी खास तौर पर मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की जयंती की 400वीं वर्षगांठ को बेहद धूमधाम के साथ मनाने के लिए बीते साल 24 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक में इस विशेष अवसर को मनाने के लिए साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का ये अवसर एक आध्यात्मिक सौभाग्य भी है और एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। इसमें हम अपना कुछ योगदान दे सके, ये गुरु कृपा हम सब पर हुई है। मुझे खुशी है कि हम सब इनके पास की वजह क्या हुआ है? देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर अनकंट्रोल्ड वीसी है। अपने प्रयासों को कोई मोबाइल से जुड़ा होगा, लैपटॉप से जुड़ा होगा। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप छात्र संगठन एसएफआई ने लगाया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएफआई प्रतिनिधियों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में हो रही भर्तियों में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर चहेतों को नौकरी दी जा रही है। इतना ही नहीं, एसएफआई ने कहा कि इन भर्तियों में एबीवीपी लीडरशिप को एडजस्ट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अथॉरिटी और प्रदेश सरकार को जो है इन भर्तियों को लेकर जो है इसकी न्यायिक जांच करने की जरूरत है और जो लोग दोषी हैं और जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। प्रदेश के कई निजी विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती का खुलासा होने के बाद अब छात्र संगठनों ने सरकारी क्षेत्र में चल रहे विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। एसएफआई ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मर्जी से भर्ती की प्रक्रियाएं तय कर रहे हैं और यूजीसी के नियमों की अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी भर्ती को लेकर एसएफआई ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मैं अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव, और आज जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ पर आयोजित की है इसका मुख्य मकसद है जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला है या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है या टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही है उन भर्तियों के अंदर जिस तरीके की धांधलियाँ सामने आई है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में भर्तियों में धांधली का मुद्दा लंबे समय से गर्माता रहा है। सरकार पर अपने चहेतों को नौकरियां देने और बैकडोर एंट्री के आरोप लगते रहे हैं। अब एसएफआई ने इन धांधलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे विश्वविद्यालय में माहौल गर्मा गया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधलियों को उजागर करने के लिए बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं जो भर्तियां हो रही है उन भर्तियों को किस तरीके से जो है उसमें नियमों को ताक पर रखने की कोशिश की जा रही है, यूजीसी के नियमों को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। रोस्टर सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था उसको जो है दरकिनार करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के अंदर जिन लोगों को भर्ती किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं है। उन लोगों के जो है बहुत सारी जो उनके टीचिंग एक्सपीरियंसेस है उसको जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं।
एक जो जर्नलिज्म के अंदर वहाँ पर प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हुई है, पंचजन्य के अंदर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसके अंदर वो संपादक हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में वो वहाँ पर पीएचडी करा रहे हैं एज ए प्रोफेसर, वहाँ पर जो उनको नियुक्ति मिली है। इसी तरीके से फाइन आर्ट्स के अंदर एक जो प्रोफेसर के रूप में वहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वो जो सिंपल एमए है, और एक जो है बीएलएलबी है वो भी वहाँ पर जो है एज प्रोफेसर जो है आज पीएचडी करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च लेवल है उसके साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भी हो रहा है। यहाँ पर जो है आरएसएस और बीजेपी से संबंधित या फिर एबीवीपी की जो पुरानी लीडरशिप है वो चाहे किसी भी स्टेट की है, उन लोगों को जो है प्रायोरिटी देने के लिए, उन लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती करने के लिए इन्होंने जो है कोई सिस्टम जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है कि एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए कितने लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाए। एक सीट के लिए एचपीपीएससी 5 लोगों को बुलाती है, या फिर जैसे हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो भी जो है उसका भी एक पैटर्न होता है, लेकिन एचपी यूनिवर्सिटी का कोई पैटर्न नहीं है। एक सीट के लिए 15 लोगों को भी बुलाया जा रहा है और फिर 15वें आदमी को जो वहाँ पर अंदर किया जा रहा है और बाकी 14 लोगों को बाहर किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी के अंदर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड लोग हैं या जो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर जिनके जर्नल पब्लिश हुए हैं, उन तमाम लोगों को जो है इसमें जो है इन भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है उनको बाहर किया गया है और अपने चहेतों को भर्ती देने के लिए, विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने के लिए जो है वहाँ पर अपने चहेतों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। बिना मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सारी पीठ इन्होंने तैयार की है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसका जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से सेंटर बनाया है और वहाँ पर इस तरह के जो है अयोग्य लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। पीएचडी के अंदर भी जो है मेरिट के आधार पर कोई वहाँ पर जो है उस तरीके की परवाह नहीं की जाती है और अपने चहेतों को या बीजेपी के या एबीवीपी से समर्थित लोगों को जो वहाँ पर एडमिशन दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे शिक्षा के गुणवत्ता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उच्च शिक्षण संस्थान जो है हम मानते हैं वो जो है रिसर्च का सेंटर होते हैं, नॉलेज का सेंटर होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से जो है इतनी पुअर क्वालिटी की रिसर्च के लिए वहाँ पर जो इस तरीके के प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिसर्च का लेवल है वो भी लगातार गिरता जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर भी बहुत बड़ी जो है गिरावट आएगी। कोविड काल के कारण वर्चुअल माध्यम से ही बैठकें होती रही, लेकिन लंबे समय के बाद जिला शिमला पुलिस की क्राइम रिव्यू बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी शिमला मोहित चावला ने की। बैठक के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही अन्य मामलों की पेंडेंसी को लेकर भी चर्चा हुई। शिमला के बचत भवन में आज जिला की क्राइम रिव्यू बैठक आयोजित की गई। एसपी शिमला मोहित चावला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला शिमला के पुलिस महकमे से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एसपी शिमला ने साफ निर्देश जारी किए कि कोरोना के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन नियमों का पालन कराने की आड़ में लोगों से बेवजह उलझने या चालान काटने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। वहीं अगर किसी को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला शिमला में केस पेंडेंसी को 20% से नीचे लाने के भी निर्देश जारी किए गए। ऑफ कोर्स चालान करना या लोगों से उलझना कतई अलाउ नहीं होगा। जो विजिबली होंगे उन्हीं का सिर्फ चालान किया जाएगा। एसपी शिमला मोहित चावला कोरोना को लेकर वैसे ही एक्शन में है और जिला शिमला में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर सख्ती बरतने का इशारा कर चुके हैं। ऐसे में शिमला पुलिस के साथ बैठक में भी इसी पर चर्चा का केंद्र रहा। एसपी मोहित चावला ने बताया कि बैठक में कोरोना के नियमों का पालन कराने और केस पेंडेंसी समेत शिमला पुलिस के कार्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आज मुझे लगा कि जिले के तमाम अधिकारी, एसएचओस, इंचार्जेस, डीएसपीज, एडिशनल एसपीज, उनको यहाँ पे बुलाया जाए मीटिंग पे। सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड की सेकंड वेव से हम जूझ रहे हैं। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टेप वाइज चला हुआ है, तो मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से सबको कि दवाई भी और कोई ढिलाई नहीं। एसएचओस को यही डायरेक्शन दी जाएगी कि लोगों को गाइड करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियम हैं, कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं, उसका पालन करवाएं। ऑफ कोर्स चालान करना या लोगों से उलझना कतई अलाउ नहीं होगा। जो विजिबली होंगे उन्हीं का सिर्फ चालान किया जाएगा। दूसरा, अभी 31 मार्च के फिगर्स में हमें बहुत एक इनकरेजमेंट मिला है कि जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस थी अराउंड 39% थी, जो हम अंडर 25% लेकर आए हैं। फिर भी हमारा जो टारगेट आज मैं इनको दूंगा विल बी बिलो 20%। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर पेंडेंसी थाना लेवल पे कम रहती है तो वो केसेस तुरंत कोर्ट में जाते हैं और न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। तो हम इसको टारगेट को 20% लेकर आएंगे। हमारा शिमला पुलिस का एक विजन
जिसको हम कहते हैं जागृति अभियान, उसमें थाना लेवल पे बहुत मेहनत चल रही है। आज उनसे भी डिस्कस किया जाएगा। जो हमारे कम्युनिटी लाइजन ऑफिसर्स हैं, CLOs, अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन 14-15 हज़ार महिलाओं बच्चियों को हम अब तक जागरूक कर चुके हैं। हमारे साथ NGOs भी जुड़ रही हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल प्लान लेआउट किया जाएगा। नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है, हाल लास्ट 2 मंथ्स में डिटेक्शन बहुत एग्रेसिव रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे लेवल पर भी पंचायत स्तर से आ रही है। इसका मतलब लोगों का विश्वास बना है। कृपया करके हमें इन्फॉर्मेशन देते रहें। ये लड़ाई हम सबकी है। हमें अपने युवा को नशे से बचाना है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की क्राइम मीटिंग फोकस्ड है। और जो थाना लेवल पर वेलफेयर मेजर्स हैं, कल ऑनरेबल CM साहब ने हमारे जितने भी थानास हैं और जितने भी मेन इकाइयाँ हैं उनको PP मशीन्स दी हैं, N95 मास्क दिए हैं। हम ये भी प्रयास करेंगे कि कोविड की लड़ाई में, क्योंकि पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर है, कोविड वॉरियर है। एक समय जब लास्ट वेव आई थी तो तकरीबन 700-800 जवान हमारे कोविड संक्रमित हो गए थे। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि सेकेंड वेव में भी पुलिस को हिट हो, तो हम उनको ये भी डायरेक्शन देंगे कि अपना कोविड में पुलिस टीम अपना भी ध्यान रखे। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुड़िया की मां की ओर से दायर याचिका में उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की गई है। अक्टूबर 2021 में इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी तक 4 सालें हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। 4 जुलाई 2017 को शिमला के कोटखाई में एक बेटी के साथ हुई वारदात के जख्मों को प्रदेश के लोग भले ही भुलाने लगे हों, लेकिन 4 साल बाद भी इस बेटी के माता पिता न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी मिलना चाहिए हमें। तो ये है कि भाई हर किसी को ना लगे, जो है असली गुनाहगार है हमें तो वो चाहिए। हालांकि CBI जांच इस मामले में पूरी हो चुकी है और एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है, वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और ये चीज़ जो है CBI कहीं ना कहीं छूट चुका है, इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन दरिंदगी का शिकार हुई बेटी के अभिभावक इस मामले की जांच से फिलहाल पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि अभागी गुड़िया के पिता ने न्याय की आस में एक बार फिर इस मामले की जांच कर मदर ट्रस्ट संगठन के सहारे कोर्ट में याचिका दायर की है। अभी तक 4 सालें हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। कोर्ट में जो भी है, अब उन्होंने CBI ने एक ही आरोपी को आगे पेश किया कि एक ही है। हमने बोला जिनके फोटो वायरल हुए वो आरोपी कहाँ डाले। पहले तो 3 से 4 बोल रही थी, फिर बाद में एक पर थोप दिया केस। हमने तो की थी कि भाई शुरू में भी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, CM से मिले थे कि भाई हमें दोबारा CBI जांच करे। CBI ने जांच के आदेश दिए थे, लेटर दिए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आगे भेजे थे। आज इस याचिका के तहत गुड़िया मामले को लेकर एक बार फिर कोर्ट में बहस हुई। CBI से बड़ा तो कौन है, फिर CBI करेगी, कौन करेगी? फिर तो दोबारा भी CBI करनी पड़ेगी, CBI को ही करना पड़ेगा। अब इसमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। हम जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मान्य होगा। यहाँ गुड़िया के पिता तो असंतुष्ट है ही, लेकिन प्रदेश की जनता ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है और बार बार इंसाफ के लिए गुहार लगाई जा रही है। मदर ट्रस्ट के साथ साथ समस्त सामाजिक संगठन भी जांच से असंतुष्ट ही नजर आए हैं। गुड़िया के पिता ने साफ कहा कि वे पूर्व में हुई जांच से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि कोर्ट इस मामले पर जो भी फैसला देगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन उन्होंने सिटिंग जज की देखरेख में दोबारा इस मामले की जांच की गुहार लगाई है। अभी तक 4 सालें हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। पहले मेरे पास आई थी CBI, CBI ने बोला कि हम दूध का दूध, पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी ये 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में 1 चरानी से इतना काम कैसे सुलझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी, उनको CBI को भी बताई थी। डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े DSP आए थे मेरे पास बांधकुपर में। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने कहा CBI ने कुछ काम नहीं किया।
डायरेक्ट बात ये की थी, मैंने उनसे बोला था कि भैया आपने तो कोई काम नहीं किया जी, आप भले ही आए हैं चाहे बड़े अफसर है, बोलो जिस हिसाब से बात करो। मैंने कर दी सामने सामने बात, हमें तो कुछ नहीं कहा गया। हमने ये बोला था उनको कि भाई आप सच बोलो हमारे पास कि भाई रुपये कितने हैं। उन्होंने बोला कि रुपया हमारे इसमें तो एक ही है। तो हमने इस पर बहस की उनसे भी, सीबीआई से भी, कि भाई एक आदमी का तो मैंने कहा काम ही नहीं है। 3 दिन 4 जुलाई को लड़की जब जंगल में थी तो 4 को भी 5 को भी 6 की सुबह मिली है हमारे को उस खड्डे पे। तो 3 दिन खरोचे आती, सब कुछ आता, कोई खरोचे नहीं थी लड़की को। वहीं मदर ट्रस्ट के विकास थापटा ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की ओर से पूर्व में जो जांच की गई उससे ना तो ट्रस्ट और ना ही अभिभावक संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि इस मामले को दोबारा जांचा जाना चाहिए। मेरा नाम विकास है और मैं मदर सेवा ट्रस्ट में कार्यरत हूँ। काफ़ी लंबे समय से ये जो मुद्दा जनता के जो स्ट्रगल से ज़िंदा रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा पार्ट रहा था इसके ऊपर मुद्दा उठाने के लिए। जहाँ तक कानूनी पक्ष पे अगर बात की जाए तो ये मामला 2 साल से ये कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है और इस पर हमने फादर जो गुड़िया के मदर कृष्णा देवी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हमने उठाया था और वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो सीआरपीसी के जो क्लॉजेज रहते हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो उसका कब उसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको फिट बैठता था यहाँ हाई कोर्ट के लिए। इसलिए हमने उस मामला को यहाँ से रिव्यू पिटीशन के थ्रू पर यहाँ दोबारा हाई कोर्ट में डाला। जिस हिसाब से हमने जो कुछ उसमें फैक्ट्स और पॉइंट्स डाले हैं जिसमें सीआरपीसी क्लॉजेज हैं, वो डिपेंड करेगा कि फाइंडिंग्स में क्या आता है। क्योंकि जिस तरीके से आज इस पर रिजॉइंडर था, इसका तीसरा रिजॉइंडर है, हमने पहले नोटिस हुआ था सीबीआई को और उसके बाद हमारा रिजॉइंडर था ये, और रिजॉइंडर पे आज जो बहस हुई है उस पर बहुत सी फॉरेंसिक से रिगार्डिंग जो सीबीआई की एजेंसी, जो सीबीआई खुद एक एजेंसी है, उसके साथ जो फॉरेंसिक एजेंसी भी सीबीआई की थी, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है वो सीबीआई के अंदर से ही है, कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कह रही है। क्योंकि फॉरेंसिक जो गुजरात का है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बिरली बहुत से लोग 3-4 लोगों की पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना है। यदि इस केस में अगर 1% के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो गुड़िया के मदर, क्योंकि जो पिटीशन जिनका कुछ खोया है वो गुड़िया के मदर हैं और इस पर तो नोटिस होना भी बहुत ज़रूरी था। जब इस पर कंक्लूड किया है इस केस को तो इसकी तरफ से सीबीआई की तरफ से पूछा जाना चाहिए थी, जो जांच हमने करी है कि आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उस वक्त पे ये बात की जाती तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि सीबीआई ने वो नोटिस नहीं दिया, इसलिए उनको पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रिकॉशन पे जाना पड़ा। देखिए, साफ तौर से जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो बहस है उस पर रिव्यू करने के लिए हमारे काउंसिल को भी कहा है कि सीआरपीसी के क्लॉजेज इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो हमने इसमें क्लॉजेज डाले थे उसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री क्लॉजेज इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो सकती है। वो आफ्टर अगर इस 16 तारीख को जो चरानी का केसेज अगर उस पर उसको प्रिजन होती है या सज़ा भी होती है, उसके बाद भी ये प्रिजन हमारे पास बरकरार हैं। इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। ब्रेन मैपिंग और बायोस टेस्ट के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लग रहा है कि हिडन है और उस पर जो क्वेश्चन आंसर होने चाहिए थे जिस लेवल पर, उस तरह के नहीं हुए, क्योंकि एजेंसी सीबीआई अपनी है, उनके पास अपनी ही सब लैब्स मौजूद हैं। जब तक इसकी निगरानी, पहले तो हाई कोर्ट ने निगरानी की है, लेकिन वो निगरानी सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट तक सीमित थी। हम आने वाले समय में हमारा पहला यही मांगे कि ये सुपरविजन इसका जज करे, और दूसरी बात जो फॉरेंसिक, क्योंकि ये मैक्सिमम केस फॉरेंसिक के ऊपर टिका हुआ है, हम ये चाहेंगे कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जो रिटायर्ड है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। वहीं मामले के वकील ने कहा कि आज भी इस मामले में कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ऐसे में इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर कुछ मुद्दों पे बहस हुई, जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना, और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो सीबीआई ने जो कार्यवाही की है दैट इज़ नॉट कंप्लीट। There are certain factors which point out that there are other culprits involved in the crime. Not a single person can do this type of crime. देखिए, रिव्यू नहीं है, ये रिट है फॉर री इन्वेस्टिगेशन। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट है, और हम ये ट्रायल जो चल रहा है वो उसके अगेंस्ट है सोल। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये चीज़ जो है सीबीआई कहीं ना कहीं छूट चुका है, इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। देखिए, जस्टिस साहब पॉजिटिव थे, उन्होंने जो कुछ प्रोविजंस थे सीआरपीसी के
वो हमें कहा है कि आप यू गो थ्रू दैट एंड देयर आफ्टर कम ऑन थर्ड वी विल डिसाइड द ऑन मेरिट्स। देखिए उनकी दलील यही है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हमने जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और चलान पुट हो चुका और हियरिंग पे अभी मैटर है। ये है कि वी आर पॉजिटिव इन आवर केस और होपफुली वी विल सक्सीड। 3 बार गुड़िया केस पिछली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के रूप में सामने आई थी, जिसे बीजेपी ने उस समय संगीन आरोपों के साथ सामने रखा था। लेकिन अब तो बीजेपी सत्ता में है और उनके भी 4 वर्ष सत्ता में हो चुके हैं। ऐसे में सरकार का नकारात्मक रवैया उस मासूम को इंसाफ के लिए शर्म की बात कही जानी चाहिए। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।